हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। आइए दोस्तों, बात करते हैं दिसंबर मंथ के सेकंड वीक के करंट के बारे में, जहां पर हम 10th ऑफ दिसंबर से 17th ऑफ दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट को करने वाले हैं कवर। वीडियो शुरू करने से पहले अपने सभी लिसनर्स को बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिले। ये सारे करंट अफेयर्स यूटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और जब से आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हुए हैं कम, तब से इन सभी करंट्स की आपके जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। और जनरल टेस्ट में तो आपको पता ही है, एनटीए की तरफ से कोई सिलेबस आपको अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए कुछ भी और कैसे भी ये पूछ रहे हैं, इसलिए प्लीज करंट अफेयर्स को एंटायरिटी में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम चलते हैं पहले करंट की तरफ। पहला करंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है, एफडीआई से रिलेटेड ये करंट है। और ये करंट ये बोल रहा है, अगर हम एफडीआई की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल सिंपल दो शब्दों में बात खत्म कर रहा है। ये बोल रहा है कि इंडिया का एफडीआई अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 के बीच $1 ट्रिलियन जो है इसको क्रॉस कर गया है। बट ज्यादातर जो एफडीआई है वो हम लोगों को मॉरिशस से मिला है। लाइक टॉप मेजर सोर्सेज ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहला है मॉरिशस। टोटल एफडीआई का 25%, मगर $1 ट्रिलियन का 25% केवल मॉरिशस से आया है। सिंगापुर से 24%, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन नेदरलैंड्स, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड दुबई। और बिल्कुल एफडीआई ने एक रोल तो प्ले किया ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एफडीआई ने इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। और आगे भी अगर इस तरीके से हम लोगों को एफडीआई मिलेगा तो ऑफ कोर्स हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, हम रुपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सेकंड करंट में। मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, नाउ इट इज बेटर। सेकंड करंट में बिहार गवर्नमेंट आपके पास है। बिहार गवर्नमेंट के नीतीश कुमार जो कि सीएम है, और डिप्यूटी सीएम आपके सामने यहाँ पर देख रहे होंगे, इनका नाम है सम्राट चौधरी। तो सीएम और डिप्यूटी सीएम दोनों ने मिलकर दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट एम्बेसडर्स मीट 2024 करा है होस्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, ये समिट न्यू दिल्ली में हुआ, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एम्बेसडर्स मीट, जिसमें बहुत सी कंट्रियों के एम्बेसडर इंडिया में आए, जैसे यूएस, रशिया, जापान। इनके सब एम्बेसडर्स दिल्ली में आए, इनके सीनियर ऑफिसर्स आए। इस समिट में इन्होंने लाइक ये अटेंड हुए और इन्होंने सुनी बात, क्योंकि यहाँ पर इस समिट में बताया गया कि बिहार के कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन कंट्रीज को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, तो अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी बताया कि आज से 10 दिनों के बाद हम 19 तारीख के आसपास बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स मीटिंग करने वाले हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करने वाले हैं, और ये पटना में होगा। अच्छा, इन दोनों इवेंट्स का एम क्या है? इन दोनों इवेंट्स का एम है कि 2024 में बिहार को कम से कम 50,000 करोड़ से ज्यादा, 50,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट मिले। सर क्या पहले कभी इतनी मिली है क्या? बिल्कुल, 2024 23 में 278 फॉरेन कंपनीज ने बिहार के साथ एमओयू साइन किया था, और बिहार को टोटल 50,500 करोड़ का एफडीआई मिला था। तो ऑफ कोर्स इस साल ज्यादा मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी तरीके से जयपुर में गए थे, और जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 इन्होंने वहां पर इनॉग्रेट किया। ऑफ कोर्स इससे होगा क्या, ये जयपुर का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है, ऑफ कोर्स ये राजस्थान के लिए इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा है कि बहुत सी फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन करें। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको इनॉग्रेट कर रहे थे, तब इन्होंने बोला परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की प्रोग्रेस के यही तीन मंत्र है। और वैसे इस पूरी समिट की थीम रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी रही। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। अब मैं जीडीपी की बात आपको बता दूं। इंडिया का जीडीपी मान के चलो, अगर टोटल इनकम है, मतलब जीडीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्शन जो हम कंट्री में करते हैं, कंट्री के अंदर इंडिया का टोटल प्रोडक्शन कंट्री के अंदर, एक तरीके से मान के चलो ये जीडीपी है। ठीक है जी। तो हर कंट्री ना अपनी जीडीपी के ऊपर कुछ पैसा डेट में लेती है। मतलब जैसे अगर मैं 100 रुपीज का प्रोडक्शन करता हूं टोटल मिला के एक साल में, तो मैं बाहर की कंट्री से 5 रुपए या 10 रुपए जरूरत पड़ने पर बोरो कर सकता हूं। बट इंडिया का डेट टू जीडीपी 50% से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।
और ये क्यों बहुत ज्यादा हुआ, कैसे बहुत ज्यादा हुआ? जब एक कंट्री अपने टोटल बजट से ज्यादा पैसे खर्च करती है, जैसे हम हर साल एक बजट लेकर आते हैं ना, तो हर साल हम बजट से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, और बजट से ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो फिर तो आपको बोरो करना पड़ेगा ना। तो बजट से जितने ज्यादा पैसे खर्च करते हो ना आप एक साल में, उसको इकोनॉमिक्स में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। जैसे अगर फिस्कल डेफिसिट 4 रुपए है या 4% है, इसका मतलब ये कि आपका 100 रुपए का बजट था और आपने 104 रुपए खर्च करे। तो इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है ना, उनका एक यूनियन मान लो या उनका एक ग्रुप मान लो, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इन्होंने ये बोला है कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिस्कल डेफिसिट 4.9% करने की जरूरत है, और अगले साल 4.5%, मतलब 2025-26 में 4.5%। और अगर ऐसा करने में आप कामयाब होते हैं तो जरूर हम इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी होती हुई देखेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई कि हम हमारी कंट्री का डेट टू GDP रेशियो जो है वो 50% से नीचे लाने में कामयाब हो पाएंगे बाय 2030-31, और 40% से भी इन फ्यूचर ये नीचे आएगा। आगे बात करता है गूगल प्ले। हम पता ही ऐप स्टोर है, तो गूगल प्ले कुछ बेस्ट ऑफ 2024 अवार्ड जिसने अनाउंस करे, जिसमें इंडिया की कई सारी एप्लीकेशंस को अवार्ड मिला। वो सारी एप्लीकेशन जो AI का यूज करती है, गेमिंग इनोवेशंस, जैसे गूगल प्ले ने बेस्ट ऐप और बेस्ट फॉर फन का अवार्ड जो है ये एले नामक एक एप्लीकेशन को दिया, जो कि एक फैशन स्टाइलिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद स्क्वाड बस्टर्स को बेस्ट गेम का अवार्ड मिला उसके मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस की वजह से। सुपर गेमिंग इंडस बैटल रॉयल को इस साल भी बेस्ट मेड इन इंडिया एप्लीकेशन का अवार्ड मिला। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इस एप्लीकेशन को बेस्ट ऑनगोइंग कैटेगरी का अवार्ड मिला फॉर रेगुलर अपडेट एंड इंडिया सेंट्रिक कंटेंट। कुछ अदर नोटेबल विनर्स को अगर हम देख ले तो व्हाट्सएप मैसेंजर बेस्ट मल्टी डिवाइस एप्लीकेशन, हेडलाइन को बेस्ट फॉर पर्सनल ग्रोथ, सोनी लिव को बेस्ट फॉर लार्ज स्क्रीन, क्लैश ऑफ क्लैंस को बेस्ट मल्टी डिवाइस गेम, ब्लूम को बेस्ट इंडी गेम, और कुकी रन टार ऑफ एडवेंचर बेस्ट फॉर गूगल प्ले गेम्स ऑन PC का अवार्ड इन सभी एप्लीकेशंस को मिला। तो ये बेस्ट ऑफ 2024 अवार्ड थे। इसके बाद आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने एक मिलियनियर बिलियनियर जेराड एस इसाकमैन को नासा का नया चीफ बना दिया है। ही इज अ बिलियनियर ऑन्टरप्रेन्योर। कौन? जैरेड इसाकमैन। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, दिस मैन इज लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑफ कोर्स फॉर्मूला 1 रेस है। और आपको बता दूं, जो लॉन्डो नॉरिस है ये मैकलेरन के ड्राइवर है। ठीक है जी। तो इन्होंने जीत लिया है इस साल का अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। 10 दिसंबर को दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे, और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नोबेल प्राइज डे भी। नोबेल प्राइज डे क्यों हम 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जिसकी याद में नोबेल दिया जाता है ना, एल्फ्रेड नोबेल, उनका डेथ एनिवर्सरी हुआ है। मतलब ही डाइड ऑन 10 दिसंबर इन इटली इन 1896। इसके बाद आपको बता दूं, अगर आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे बेटा, तो बैंक आपसे कोलेटरल मांगेगा। कोलेटरल मतलब कुछ गिरवी रखवाइएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए एक अच्छा स्टेप उठाया है। स्टेप क्या है? अगर एक फार्मर किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता था ना पहले, तो उसको बिना कोलेटरल के 1.6 लाख रुपीस का लोन मिल जाता। अब ये लिमिट जो है ना, ये बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। तो अब एक फार्मर 2 लाख रुपए का लोन किसी भी बैंक से बिना किसी कोलेटरल को रखवाए ले सकता है। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के छोटी मोटी जरूरतों को ऑफ कोर्स पूरा करना। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं। और 1.6 लाख से पहले ये लिमिट कभी 1 लाख हुआ करती थी। इस लिमिट को बढ़ाया 1.6 लाख किया 2019 में। अब दोबारा 5 साल के बाद इसको बढ़ाया 2 लाख कर दिया 2024 में। इसके बाद बेटा ये PM पोषण स्कीम है। एक तरीके से हम इसको मिड डे मील स्कीम की तरह कह सकते हैं। ऑफ कोर्स PM प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक बच्चे को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। तो इस स्कीम के अंतर्गत ना 70 करोड़ बच्चों को हॉट कुक्ड फूड दिया जाएगा। मतलब जो क्लास फर्स्ट से क्लास 8 के बीच में पढ़ रहे हैं, मतलब अराउंड इन 10.24 लाख स्कूल्स अराउंड इंडिया। तो इसमें क्या है आपको ये बता दूं, इस पूरी की पूरी स्कीम में आपको हर एक मील में बच्चे को जो दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा है।
हर बच्चे को हर मील में पल्सेस मिलेंगी 20 ग्राम से 30 ग्राम के बीच, वेजिटेबल्स 50 से 75 ग्राम के बीच, ऑयल 5 से 7.5 ग्राम के बीच, और बाकी स्पाइसेस और फ्यूल जो है वो एज पर द रिक्वायरमेंट है, जो भी इस मील को बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, पीएम पोषण स्कीम से होगा क्या, एक तो स्कूल्स में अटेंडेंस बढ़ेगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों में न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो अच्छा होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो अगर आप बैंक से बेटा लोन लेते हैं ना, और आप लोन वापस नहीं करते, तो एक नॉर्मल इंसान को जनरली कुछ ना कुछ कोलेट्रल रखवाना पड़ता है। और एक नॉर्मल इंसान क्या कोलेट्रल रखवाता है, तो अपना जमीन कोलेट्रल रखवाता है। तो कल को अगर आपने लोन वापस नहीं दिया, तो बैंक वाले आपसे आपकी जमीन जो है वो ले सकते हैं, जो आपके नाम पर होगी। और ये बैंक जो आपकी जमीन जब्त करता है, ये कौन से लॉ के अंडर करता है? लॉ का नाम है सरफासी। सरफासी का मतलब है सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अच्छी चीज यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि सरफासी एक्ट कॉफी प्लांटर्स पर यूज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एक कॉफी ग्रोअर किसी बैंक से लोन लेता है, और अगर वो बाय एनी चांस लोन वापस नहीं कर पाता है, तो बैंक वाले कॉफी ग्रोअर्स की जमीन को जब्त नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा मूव है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा मूव है। और ये बताया किसने? तो पीयूष गोयल जी ने बताया, जो कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है। इसके बाद आगे बात करते हैं, इंडिया के गवर्नमेंट का ये स्टेप कॉफी ग्रोअर्स के एसोसिएशन को काफी अच्छा लगा। जैसे कि केरला की एक कॉफी ग्रोअर एप्लीकेशन सॉरी यूनियन है, कूर्ग प्लांटर्स एसोसिएशन, और कर्नाटका की है कर्नाटका ग्रोअर्स फेडरेशन। दोनों ने ही मिलकर गवर्नमेंट के इस स्टेप की बहुत तारीफ करी। इसके बाद तमिलनाडु के ये सीएम है, इनका नाम है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन, आपको बता दूं, टंगस्टन की माइनिंग के लिए, भाई तमिलनाडु में टंगस्टन की माइनिंग होती है, तो टंगस्टन की माइनिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को टेंडर दिया था। टेंडर का मतलब माइनिंग राइट्स दिए थे, और ऑक्शन किए जाते हैं ये राइट्स, कि इस कंपनी को हम राइट दे रहे हैं कि वो फलाना स्टेट में इस जगह पर इस चीज की माइनिंग कर सकती है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, नाम है इसका नायक करपत्ती। नायक करपत्ती विलेज, जो कि मेलूर तालुका में है इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टंगस्टन माइनिंग राइट्स दिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 9 दिसंबर को एक बिल पास किया, और यूनियन गवर्नमेंट से कहा, रिक्वेस्ट करी या अर्ज किया कि सर आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ये माइनिंग राइट्स को कैंसिल कर दीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर क्यों कैंसिल करें हम? तो भाई तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कहा, जैसा हम चाह रहे थे ना, गवर्नमेंट ने उस तरीके से माइनिंग राइट्स का ऑक्शन नहीं किया। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि एम के स्टालिन को लग रहा है कि आपने सस्ते में ये माइनिंग राइट्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दे दिए, और भी अच्छे पैसे इस माइनिंग राइट्स के बदले मिल सकते थे शायद। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। अभी आपको पता होगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये रशिया गए थे। और रशिया में कहाँ पर गए थे? तो ये मॉस्को भी गए, बट मॉस्को से पहले ये गए थे कैलिनीग्राड। कैलिनिनग्राड गए थे ये, कैलिनिनग्राड। अब ये कैलिनिनग्राड क्यों गए? तो रशिया का एक छोटा सा जगह है कैलिनिनग्राड, जहाँ पे रशिया वॉरशिप्स बनाता भी है, रिपेयर भी करता है। तो 2016 में ना हमने रशिया को 2 वॉरशिप्स बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। एक वॉरशिप का नाम था, मतलब एक, इसको हम लोग जनरली वॉरशिप तो नहीं, इसको फ्रीगेट कहते हैं हम। तो एक फ्रीगेट का नाम था आईएनएस तुशील, और दूसरे फ्रीगेट का नाम था आईएनएस तमल। तो मेरे हिसाब से ये दोनों अभी तक मिल जाने चाहिए थे, बट आपको पता है 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडिया का ये ऑर्डर डिले पे डिले होता चला गया। तो अब हमारे रक्षा मंत्री रशिया के कैलिनिनग्राड में गए आईएनएस तुशील की डिलीवरी लेने के लिए, और इन्होंने कैलिनिनग्राड के यंतर शिपयार्ड में खड़े होकर आईएनएस सुशील को इनॉग्रेट किया। और अब आईएनएस सुशील इंडियन नेवी जैसे, मतलब इंडिया जैसे ही पहुंचेगा, इसको इंडियन नेवी में इन्होंने कमीशन कर दिया है, तो ये अब काम करने लगेगा। और अगले साल शायद रशिया आईएनएस तमल भी दे दे। तो ये ऑर्डर पहले से ही काफी डिले हो गए। ठीक है जी। तो अब ये जो आपका फ्रीगेट या एक तरीके से वॉरशिप है, हालांकि इसमें कोई भी लड़ाकू जो पायलट जहाज है वो लैंड या वो टेक ऑफ नहीं कर सकता है। तो ये कौन सी क्लास क्या है, मतलब इनका कोई टाइप तो होता होगा ना। तो आईएनएस सुशील एक क्रीवक
थर्ड क्लास का फ्रीगेट है। और क्रीवक थर्ड क्लास के फ्रीगेट्स इंडिया पहले से ही यूज कर रहा है। कितने हमारे पास, पहले से ही हमारे पास 6 ऐसी फ्रीगेट्स हैं। तो आईएनएस सुशील सेवेंथ होगा, और आईएनएस तमल एट्थ होगा। और आईएनएस तमल जो है वो आपको अगले साल शायद मिलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, इनको देख लीजिए। ये आरबीआई के 26th गवर्नर है, नाम है इनका संजय मल्होत्रा। इनसे पहले आरबीआई के 25th गवर्नर थे शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास का टेन्योर 10 दिसंबर 2024 को खत्म हो गया। नॉर्मली एक गवर्नर को 5 सालों के लिए गवर्नर बना दिया जाता है, नॉर्मली कह रहा हूं, कभी कभी तो मैंने उसको 2 सालों के लिए भी बनता हुआ देखा है। शक्तिकांत दास को 2018 में गवर्नर बनाया गया था। तो ऑलमोस्ट 6.5 साल, 6 साल ये गवर्नर के रूप में रहे। इसके बाद 11 दिसंबर को दोस्तों यूनिसेफ डे सेलिब्रेट होता है, यूनिसेफ फाउंडेशन डे। और हमको पता है कि चिल्ड्रंस के रिहेबिलिटेशन के लिए एक फंड मैनेज करता है। 11 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माउंटेन डे भी सेलिब्रेट होता है। इसके बाद बेटा, आजकल ना हर एक चीज का यूनियन है। तो हमारे इंडिया में सभी बैंक्स का भी यूनियन है, जिसको AIBEA कहते हैं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। सभी बैंकों के एम्प्लॉयज की एक एसोसिएशन है। तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा और अर्ज किया कि सर ऐसे कस्टमर्स को ब्लैकलिस्ट कीजिए जो कस्टमर कभी कभी बैंक स्टाफ को अब्यूज करते हैं, बैंक स्टाफ पर अटैक करते हैं, क्योंकि वो किसी एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं है शायद। तो ऐसे कस्टमर्स पर बैन लगना चाहिए, ताकि वो 3 साल तक इंडिया में कोई भी नया अकाउंट ना खोल पाए। तो उनको 3 साल में समझ में आ जाए कि बैंक कितने जरूरी है, और उनको बैंक स्टाफ से किस तरीके से बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल कई सारे बैंक स्टाफ के साथ ना लोग फिजिकली और वर्बली इन बैंक स्टाफ को लोग अब्यूज करने लगते हैं। भाई उनकी भी एक लिविंग है, और उनको इन तरह के अटैक्स का विक्टिम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसा कई बार हमने देखा है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेकर भी आया हूँ, जैसे वीडियोकॉन, मतलब आगे हम देखेंगे, सॉरी, कुछ एग्जाम्पल्स में मेरे पास एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में तो ये हमेशा ही देखने को मिलता है। तो AIBEA की फाउंडेशन 1946 में हुई, तमिलनाडु के चेन्नई में। राजेंद्र नागर इसके प्रेसिडेंट है। इसके बाद बेटा एक अमेरिकन क्रेडिट एजेंसी है, S&P ग्लोबल। इसने इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया की GDP शायद इस बार 6.8% से ग्रो करेगी। हालांकि सारी की सारी क्रेडिट एजेंसीज इंडिया की GDP के बारे में 7% या 7% से ज्यादा ही बोल रही थी, कि 7% या 7% से ज्यादा ही हमारा GDP रहेगा। बट अभी एकदम से 7% से नीचे क्यों आ गए हैं? क्योंकि हमारा Q2 का GDP 5.4% आया है, जो कि बहुत ही बुरा है। फिनेंशियल ईयर दोस्तों अप्रैल से शुरू होते हैं और मार्च में खत्म होते हैं। और इस अप्रैल से मार्च के फाइनेंशियल ईयर को हम लोग 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, Q1 से Q4। और हर क्वार्टर में 3-3 महीने होते हैं। तो Q2 का रिजल्ट अभी आया है। इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया बहुत ही जल्द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी पॉलिसी को लागू कर देगा। इससे होगा क्या, आपको बता दूं, जितनी भी स्टेट फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, IITs आ जाते हैं, इन सभी यूनिवर्सिटीज को ना जनरली रिसर्च पेपर एक्सेस करने का राइट नहीं होता। रिसर्च पेपर मतलब हमको पता है, साइंस जर्नल में, कई सारी बुक्स में, ग्लोबल जर्नल्स में कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूशन समय समय पर रिसर्च पेपर लेकर आती है ना। तो ये रिसर्च पेपर पढ़ नहीं पाते हैं बेचारे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम भारत भर के 8 करोड़ बच्चों को, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज IITs में पढ़ रहे हैं, उनको 1 जनवरी 2025 से हर लीडिंग रिसर्च पेपर अवेलेबल हम करवाएंगे। तो हम एक पॉलिसी शुरू कर रहे हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सक्राइब करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देगी, और सभी रिसर्च पेपर सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अवेलेबल होंगे। तो पहले फेज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 13,400 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो बहुत सी डिसिप्लिन, बहुत सी डाइवर्स डिसिप्लिन में लिखे गए हैं, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज। फिर आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक सुब्रामानिया भारती के कामों का एक कंपेंडियम रिलीज किया है। सुब्रमण्य भारती जो हैं एक बहुत ही विजनरी तमिल पोइट भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। तो ये ना तमिल में लिखा हुआ है, एक बार तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा अलग हो सकता है।
तो इस पूरे के पूरे कंपेंडियम को 23 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया जा सकता है, और इस कंपेंडियम का नाम लिखा है कला, सॉरी, काला वरिसई भारती पदई पुग्गल। दोबारा बोल रहा हूं मैं, काला वारिसई भारती पदई पुग्गल, इस कंपेंडियम का नाम रखा गया है। तो ये कहां पर इनॉग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो घर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के घर को आप 7 LKM कहते हैं। 7 LKM। एलकेएम का मतलब है लोक कल्याण मार्ग नंबर 7, इनका घर है 7 LKM। तो अपनी रेजिडेंस में ही इन्होंने ये कंपेंडियम रिलीज किया। आगे बात करते हैं। इंडिया के इकोलॉजिस्ट है माधव गैडगिल। माधव गैडगिल को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 के लिए चुन लिया है। चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड इनको क्यों मिला है? तो भाई गैडगिल को ये इनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिला है, क्योंकि इन्होंने कई सारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज को एम्पावर किया, गवर्नमेंट को जगाया। जैसे मुझे याद आ रहा है, गैडगिल ने वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स की तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, जब वेस्टर्न घाट्स में बहुत छोटी छोटी चीजें जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा था, उसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स को किस तरीके से, मतलब वेस्टर्न घाट्स खत्म हो रही थी। वेस्टर्न घाट्स है इंडिया के कोस्ट के वेस्ट में चलती है, महाराष्ट्र से अप टिल तमिलनाडु। तो मतलब केरला तक आप उसको देखेंगे वेस्टर्न घाट्स को। तो वेस्टर्न घाट्स का जो डिग्रेडेशन है वो इन्होंने रोका, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था। और इन्होंने 2011 में इसके लिए गैडगिल रिपोर्ट भी इशू किया था। आपको बता दूं, माधव गैडगिल इज नॉट द ओनली वन जिसको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड के लिए हमने सेलेक्ट किया है। दुनिया के और भी है, जैसे ब्राजील, अमेरिका, रोमानिया, चाइना, इजिप्ट, बट इंडिया से ये अकेले ही है। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2005 में शुरू किया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं। इनका नाम है शज्जी एन कारून। कारून को जेसी डेनियल अवार्ड 2023 मिला है। केरला की गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है, और मलयालम सिनेमा का एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईएस्ट ऑनर है ये केरला में। और ये उसको दिया जाता है जिसने केरला सिनेमा को, मतलब कि अपना के प्रति बहुत कंट्रीब्यूट किया हो। और ऑफ कोर्स शाजी एन कारून ने किया है। इन्होंने केरला सिनेमा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लाने में बहुत मदद करी है। जेसी डेनियल अवार्ड जिसको मिलता है उसको 5 साल का 5 लाख कैश प्राइस, एक साइटेशन और एक स्टैच्यूट भी मिलता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा, इंडिया में एक नया अदरक का वैरायटी निकल कर आया है। इसका नाम डाला है हम लोगों ने आई आई एस आर सुरासा। अब ये IISR क्या है आपको बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर ये बॉडी काम करती है, जिसका नाम है IISR। IISR की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। इन्होंने एक नया अदरक, एक नई वैरायटी ऑफ जिंजर इन्होंने डेवलप करी है, सुरासा। फार्मर्स के ऑफ कोर्स पार्टिसिपेशन से ये काम हो पाया है। एक्चुअली में इस सुरासा का जो ओरिजिनल वैरायटी है, ये पहली बार कोझिकोडे में एक फार्मर है जॉन जोसेफ, उन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद इसके ऊपर टेस्टिंग हुई, इसको और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की गई। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट को होते तकरीबन 6 साल हो गए थे। तो 6 साल के टेस्टिंग और ट्रायल्स के बाद आखिरकार IISR सुरासा इज लाइव। आगे चलते हैं। आपको ये जो पीछे स्लाइड्स दिख रही हैं, ये एक्चुअली में स्लाइड्स हैं हमारे इंडिया में पहली बार ये काम IIT मद्रास ने किया है। और केवल इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड में पहली बार किया गया है। क्या कर दिया इन्होंने? IIT मद्रास ने, पीछे जो आपको स्लाइड्स दिख रही हैं, ये इमेजेस हैं किसकी? फीटल ब्रेन की। फीटल ब्रेन की इमेजेस, मतलब आप ये मान के चलिए कि एक इमेज इन्होंने खींची, एक इमेज, और वो एक 3D इमेज इतनी डिटेल्ड है कि उस एक इमेज में हमारे ब्रेन के 5,000 से ज्यादा सेक्शंस को इन्होंने कवर किया है डिजिटली। हम कहते हैं ना कि ब्रेन हमारी बॉडी का सर्वर है, मतलब कंप्यूटर है। अगर ब्रेन को हम लोग समझ पाए, तो कल को मैं ब्रेन में वो चिप्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकता हूँ आगे। तो उसके लिए आपको ब्रेन को तो पढ़ना पड़ेगा ना, ब्रेन को मैप करना पड़ेगा। तो एक तरीके से ब्रेन मैपिंग के लिए ये पहला स्टेप है। और इतनी हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज फीटल ब्रेन की, जिसमें 5,000 से ऊपर ब्रेन के सेक्शंस को डिजिटली कवर किया गया हो, ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। तो ये IIT मद्रास ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस काम को करने का जो पैसा है, जितना लगना चाहिए,
उससे 1/10 कॉस्ट में ये काम किया गया है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज पैसा खर्च करती है ना, उसकी भी 1/10 कॉस्ट में ये काम हुआ है। उसके बाद मैं WTA की बात कर लेता हूँ। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने कुछ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स निकाले हैं, जिसमें अरण्या सबलंका, जो 26 ईयर ओल्ड बेलारूसियन टेनिस स्टार है, इनको WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। क्यों? क्योंकि मैडम ने इसी साल 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। हालांकि इन्होंने WTO रैंकिंग्स में अक्टूबर में नंबर 1 रही है, और इससे पहले नंबर 1 थी ईगा स्वाटेक, तो ईगा स्वाटेक को मैडम ने पीछे छोड़ दिया। मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर में एमा, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर में पालो बाडोसा, न्यू कमर ऑफ द ईयर में लुलु सुन, और डबल्स टीम ऑफ द ईयर में सारा ईरानी, जैस्मीन पाउलिनी, इनको ये अवार्ड्स मिले हैं। ये WTA प्लेयर अवार्ड्स 2024 है। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट होता है दोस्तों। और देखिए दोबारा से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया का GDP, जो पहले ये 7% सोच रहा था, अब इन्होंने अपने 7% GDP के टारगेट को कम करके 6.5% कर दिया है। और मैंने बोला ना कि सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे GDP को कम क्यों कर रही है, क्योंकि Q2 का रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं रहा। आगे चल रहा है बेटा, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, इन्होंने एक नया रबर का एक नई रबर की क्रॉप इंट्रोड्यूस करी है, जिस क्रॉप का नाम है RRII 417। और आपको पता है कि ये क्रॉप्स के जीन्स वगैरह में कुछ चेंज करते हैं। तो ये RRII 417, ये जो रबर की क्रॉप है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चला रही है, जिसका नाम है इनरोड प्रोजेक्ट। इनरोड प्रोजेक्ट का काम क्या है? इनरोड प्रोजेक्ट का काम है कि नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 2 हेक्टेयर, 2 लाख हेक्टेयर लैंड के ऊपर रबर प्लांटेशन किया जा सके। तो नॉर्थ ईस्ट के टेम्परेचर को, एनवायरनमेंट को तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना रबर प्लांटेशन करने से पहले। तो इस RRII 417 को जेनेटिकली थोड़ा सा चेंज किया है साइंटिस्ट ने। क्यों चेंज किया? ताकि ये नॉर्थ ईस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुरूप ये पौधा जी सके। ऐसा ना हो कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट इस पौधे को मार ही दे। ठीक है, तो इनरोड प्रोजेक्ट का गोल नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पर रबर प्लांटेशन को लेकर आना है। और इसी बीच ये हो सके तो रबर का एक नया क्रॉप का वेरिएंट आपके सामने आया है, जिसको RRI ने लॉन्च किया है। इसके बाद आपको पता है सीरिया में मतलब जो टेररिस्ट है, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है सीरिया। मतलब एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में चला गया। हालांकि पहले भी पिछले 13-14 सालों से तो सीरिया में एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिज्म तो अपने पीक पर था ही। तो बशर अल असाद का गवर्नमेंट था पहले यहाँ पर, वो तो भाग गए हैं। तो अब मोहम्मद अल बाशिर जो है, ये सीरिया के बन गए हैं ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर। जब तक कि कोई नया PM आपको देखने को नहीं मिलता, तो ही विल हैंडल द सीरिया। सीरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। डमास्कस कैपिटल है, और यहाँ पे सीरियन पाउंड नाम से करेंसी चलती है। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। बालाजी ने एक बुक लिखा है, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इस बुक ने 34th व्यास सम्मान 2024 जीत लिया है। ये व्यास सम्मान अवार्ड जो है, ये के बिरला फाउंडेशन देती है। इस अवार्ड को सबसे पहले 1991 में स्टार्ट किया गया था, और ये हर उस हिंदी लिटरेरी वर्क को दिया जाता है जो किसी इंडियन सिटीजन ने लिखा है पिछले 10 सालों में। इसके बाद ये अवार्ड जिसको मिलता है, उसको 4 लाख का कैश प्राइज, एक साइटेशन और एक प्लेक मिलता है। देन हम बात करते हैं QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स की, जिसमें यूनिवर्सिटीज को रैंक मिलता है ऑफ कोर्स। तो इसमें वैसे तो वर्ल्ड ओवर में सबसे सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी का रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को मिला। पर अगर हम इंडिया में देखें, तो इंडिया में सबसे सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी रहा IIT दिल्ली। जबकि IIT दिल्ली का रैंक इंडिया में जरूर फर्स्ट है, बट वर्ल्ड ओवर में रैंक 171 है। सेकंड नंबर पर रहा IIT खड़गपुर, वेस्ट बंगाल वाला। इंडिया में रैंक सेकंड है, बट वैसे ग्लोबली दिस इंस्टीट्यूट इज रैंक्ड एट 202। और थर्ड रैंक पे है IIT बॉम्बे। इंडिया में रैंक भले ही 3 हो, but ग्लोबल रैंक 234 है। मैं बात कर रहा हूं मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी या कॉलेज की। उसके बाद बात करते हैं फीफा। भाई फीफा ने 2030 और 2034 का जो होस्ट कंट्री है वो अनाउंस कर दिया है। तो 2030 में फीफा वर्ल्ड कप, मेंस फीफा वर्ल्ड कप, स्पेन, पोर्तुगल और मोरक्को, 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगे।
बट स्टार्टिंग के 3 मैचेस जो होंगे वो अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में खेले जाएंगे। क्योंकि बेटा 1930 में जब फीफा स्टार्ट हुआ था ना, तब पहली बार इन्हीं तीनों कंट्रीज में खेला गया था। तो इसलिए फीफा की 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा 2030 में, इसलिए स्टार्टिंग के 3 मैचेस इन तीनों कंट्रीज में रखे गए हैं। और 2034 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी सऊदी अरेबिया। 12 दिसंबर को दोस्तों सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। और इसी के साथ हम बात करते हैं इन सर की। इनका नाम है इंदरमीत गिल, यहाँ पे लिखा भी है इनका नाम। इंदरमीत गिल जी ने ये बोला है, इन्होंने इंडिया को एक झटका दिया है। कौन है ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और इन्होंने बोला हमें कि आप सबको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है, इंडिया को कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है। और अगर इंडिया ने ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करे तो सर 2047 में आप सोच रहे हैं ना आप डेवलप्ड होंगे, 2030-31 में आप सोच रहे हैं ना आप दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। 2047 में अगर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया, स्टेप्स नहीं उठाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना, हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो कई ज्यादा है, फिजिकल डेफिसिट हमारा हर साल बढ़ रहा है और इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। तो अगर आपने जल्दी ही कुछ चेंजेस नहीं करे ना, तो 2047 में इंडिया की इकोनॉमी जो होगी, जैसे अभी हम लोग 3.8 $3.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इंडिया की इकोनॉमी जितने $1 ट्रिलियन की होगी 2047 में, आप मतलब कहते हुए इन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि 2047 में इंडिया की इकोनॉमी आज जो यूएस इकोनॉमी की टोटल वैल्यू है, अ, मैं बता देता हूं कि यूएस इकोनॉमी का ट्रिलियन में वैल्यू कितना है। यूएस इकोनॉमी का अगर हम नॉमिनल वैल्यू देखें आज ट्रिलियंस में, तो $29 ट्रिलियन के आसपास है नॉमिनल जीडीपी यूएस का। तो इन्होंने बोला कि 2047 में अमेरिका की इकोनॉमी का, आज की इकोनॉमी का, इंडिया आधा भी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब 2047 में यू कैन नॉट इवन अटेन हाफ द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका इन 2047। और अमेरिका की किस इकोनॉमी की बात हो रही है ये, अभी प्रेजेंट स्टेटस की। अमेरिका भी तो 2047 तक अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेगा ना यार। सोचिए हमारी हालत कितनी बुरी बताई है इंदरमीत गिल ने। इसके बाद आगे बात करते हैं, उबर ने बैंगलोर में लॉन्च कर दी है मोटो विमेन। मोटो विमेन बाइक टैक्सीज। तो बाइक टैक्सी तो आजकल आप बुक कर ही सकते हैं। तो मोटो विमेन बाइक टैक्सी एक लड़की बुक कर सकती है, जहां पर टैक्सी चलाने वाली बाइक स्कूटी जो है वो भी फीमेल राइडर्स ही होंगे। तो फीमेल टैक्सी ड्राइवर्स होंगे, जस्ट टू कीप इन कंसर्न द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन दिस टेक सिटी कॉल्ड बेंगलुरु। है ना। तो अच्छा है, उबर की तरफ से अच्छा स्टेप लिया गया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट है। आपको बता दूं, दोबारा से टाइम मैगजीन ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024 के लिए चुन लिया है। इससे पहले भी 2019 में कभी इनको पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना था। तो अगेन, तो मतलब ये दिस इज द सेकंड टाइम जब टाइम मैगजीन के कवर पेज पर इनकी फोटो छपी है। दिस इज डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद हमको पता ही है डोमा राजू गुकेश, ये वर्ल्ड के बन गए हैं यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। इन्होंने चाइना के 2023 के चेस चैंपियन डिंग लेरेन को हराया। और 2023 में भी ना सर फाइनल खेलने डिंग लेरेन के साथ इन्होंने मैच खेला है फाइनल 2023 में। ही चैलेंज मिस्टर डिंग लेरेन इवन इन 2023 ऑल्सो। पर उस समय ही जीत नहीं पाए थे। तो इसलिए डोमा राजू गुकेश जो थे, इनका नाम प्रसिद्ध हो गया कि सर आप वर्ल्ड वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैलेंजर हैं। वर्ल्ड यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर उनका नाम पड़ गया। 2024 में किसको क्या ही पता था कि ये इस बार डिंग लेरन को हरा ही देंगे। तो 7.5 पॉइंट इनके रहे और डिंग लेरन के 6.5 पॉइंट। हालांकि काफी, मतलब मैं आपको बोलूंगा जेंटलमैन है। तो ही पेड रिस्पेक्ट टू डिंग लेरन। और गुकेश जो है 1985 में कभी रिकॉर्ड बनाया था किसी गैरी कास्परोव ने। गैरी कास्परोव अभी तक के वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन थे, 22 साल की उम्र में 1985 में उन्होंने ये चेस चैंपियनशिप जीती थी। तो अब 1985 का रिकॉर्ड इंडियन प्लेयर डी कुकेश ने 2024 में ब्रेक कर दिया है। और लास्ट इंडियन जिन्होंने ये चेस चैंपियनशिप जीती वो विश्वनाथन आनंद थे इन 2013। तब से हमने जीती ही नहीं है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब दोबारा सुन लीजिए, केयर रेटिंग्स। इन्होंने भी इंडिया की जीडीपी का फोरकास्ट 6.5% बताया है।
फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ, इंडिया ने के नाइन नाम का हॉविट्जर्स हॉविट्जर्स गन्स को, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर गन को इन्होंने मतलब ऑर्डर कर दिया है। हॉविट्जर गन क्या होता है भाई? हॉविट्जर गन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की डेट का मॉडर्न डे तोप है जिसमें गोली डालो, मतलब इतना बड़ा मिसाइल होता है वो डालिए, उसमें पोजीशन सेट कीजिए तो वो फायर कर दे। एक तरीके से आज का मॉडर्न डे वेपन है, मॉडर्न डे कैनन है। तो हॉविट्जर गन को ना हमने कारगिल वॉर में यूज किया था। तो एल नाम की एक कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो, ये बनाती है हमारी हॉविट्जर गन। कौन सी? नाम है के 9 वज्र। तो ऐसी के 9 वज्र नाम की 100 और एडिशनल हॉविट्जर गन्स हम लोगों ने ऑर्डर कर दी है। क्योंकि अभी हॉविट्जर गन जो है वो 2020 से ही लद्दाख एरिया में डिप्लॉय कर रखा है हम लोग, जब से चाइना के साथ लद्दाख में पंगा पड़ा है। तो अगर हम देखें, हॉविट्जर गन काफी वर्सटाइल है। और इसी के साथ ना इंडिया का लाइट वेट टैंक जोरावर, ये इंडिया का लाइट वेट टैंक है जोरावर, इसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं। तो इसका ट्रायल जो है अभी माउंटेन एरिया में हम लोगों ने करके देखा और काफी अच्छे ट्रायल्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट और रैपिड फायर डिप्लॉयमेंट में जोरावर टैंक जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखने वाली बात है, बहुत ही जल्द जोरावर लाइट वेट टैंक जो है ये भी आपको मिलेगा। और के 9 वज्र नाम की हॉविट्जर गन्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा, ये कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता होता कि आपको कहाँ जाना है, कंज्यूमर ग्रीवियांस कौन सा पोर्टल है, कहाँ पर आपको कंज्यूमर कंप्लेंट डालनी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर बहुत ही जल्द एक फ्यूचर रेडी एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। नाम है इसका ई जागृति। एप्लीकेशन का नाम क्या है? ई जागृति। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप ना तो केवल किसी कंपनी, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अगेंस्ट कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। और जब वो कंज्यूमर कोर्ट में मुद्दा जाएगा तब आपको ऑफ कोर्स कोर्ट जाना पड़ेगा ना, तो आपको फिजिकली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली कोर्ट अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ना आपको December 24 मतलब कंज्यूमर डे वाले दिन मिलने वाली है। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस आप लोगों का रहेगा इस एप्लीकेशन को यूज करके। इसके बाद हमें झटका लगा है भाई, नेस्ले कंपनी के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कभी एक रूलिंग दिया था जो नेस्ले को पसंद नहीं आया था। बट हमको ये नहीं पता था कि ये मामला इतना आगे जाएगा। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं डिप्लोमेट्स को तो ये बात पता होगी। नेस्ले के प्रोडक्ट्स तो हमने कभी ना कभी खाए हैं ना, जैसे मैगी, और आप में से बहुत से लोग अभी भी खा रहे होंगे। तो स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज जो इंडिया को उसने दे रखा था, मतलब सबसे पसंदीदा राष्ट्र ट्रेड में, मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज हमसे वापस ले लिया। अच्छी बात है? नहीं, बेइज्जती है एक तरीके से देखा जाए तो। जिसकी वजह से अब इंडिया से जाने वाले प्रोडक्ट्स जो स्विट्जरलैंड में बिकेंगे, ऑफ कोर्स वो महंगे हो जाएंगे। तो पहले आप 5% टैक्स देते थे, अब इन प्रोडक्ट्स को आप मान के चलिए, अब इन प्रोडक्ट्स को 10% टैक्स देना होगा। तो अपने आप में बड़ी बात है यार ये। कहा 5% टैक्स, कहा 10% टैक्स। और ये सब चीजें मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की वजह से आई है। सॉरी, 2018 में गलती से बोल बैठा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग करा था नेस्ले के ऊपर। हालांकि केस क्या है ये बात बाद में बताऊंगा। सेक्शन 90 इनकम टैक्स एक्ट के अंडर का केस है। तो स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं। बर्न सिटी इसकी कैपिटल है और फ्रैंक नाम से करेंसी यहाँ पर चलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रांस। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट आपको दिख रहे होंगे, इन्होंने हाल फिलहाल में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर लिया है फ्रैंकोइस बेरो को। तो फ्रैंकोइस बेरो इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस और करेंसी यहां पर यूरो चलती है। नेक्स्ट इज दिस। बेटा, एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप, जिसका नाम है स्पेस किड्स। स्पेस किड्स के नाम से एक कंपनी है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी का विजन सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस कंपनी का विजन है कि दुनिया भर के बच्चों को इकट्ठा करें, क्लास 8 क्लास 9 के बच्चों को इकट्ठा करें, 108 कंट्रीज के बच्चे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। और वो सारे बच्चे विमेन, मतलब सारी बच्चियां होनी चाहिए। और ये सारी बच्चियां मिलकर, 108 कंट्रीज की बच्चियां मिलकर, 8 और 9 मतलब क्लास 8 और क्लास 9 की बच्चियां मिलकर एक लूनर प्रोग्राम जो है वो बनाए, एक लूनर सैटेलाइट जो है उसको बनाए। और वो सैटेलाइट हम सितंबर 2 मतलब 2026 में हम लोग लॉन्च कर दें।
सैटेलाइट का पेलोड रहेगा 80 kg के आसपास। और इस सैटेलाइट में देखो ये क्या क्या चीजें सोच रहे हैं, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, वही सारी चीजें जो हमने चंद्रयान 3 में लगाकर भेजी। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था, इसमें ऑर्बिटर भी होगा, केवल 80 kg में। और इसका गोल होगा चांद के सरफेस पर क्रैश लैंडिंग करना। ऑफ कोर्स 80 kg की सैटेलाइट सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं कर सकती है, बट क्रैश लैंडिंग भी अगर ये कर ले तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहा जाता है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो स्पेस किड्स बन जाएगा इंडिया का पहला प्राइवेट प्लेयर जो इस तरह का लूनर मिशन कंडक्ट करेगा 2026 में। आई सेट 2026 में ये मिशन होने वाला। और अगर उस समय तक इलॉन मस्क की कंपनी ने भी ऐसा नहीं किया तो आपको बता दूं ये बन जाएगी दुनिया की पहली प्राइवेट एजेंसी जो स्पेस प्रोग्राम मतलब लूनर मिशन जिसने लॉन्च किया। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अभी हाल फिलहाल में गूगल के साथ एक एमओयू किया है, या ये कह लो कि गूगल ने एनसीईआरटी के साथ एमओयू किया है ताकि भारत में क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट की जा सके। आपको पता ही है आजकल सारे बच्चे एग्जाम से पहले यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाते हैं। तो इस पार्टनरशिप के अंतर्गत एनसीईआरटी जो है वो तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स को लॉन्च करेगी। और ये यूट्यूब चैनल्स क्लास 1 से क्लास 12 के बच्चों के लिए लॉन्च किए जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में, 29 इंडियन लैंग्वेजेस में, अलग अलग चीजें। यहाँ तक कि ये चैनल्स साइन लैंग्वेजेस के लिए भी, बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए भी इंडियन साइन लैंग्वेजेस में चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स लॉन्च होंगे। बच्चों को एजुकेशनल कंटेंट दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट एंगेजिंग रहेगा, एम्पावरिंग रहेगा, यहाँ तक कि पेरेंट्स और टीचर्स भी ऐसे कंटेंट को देख पाएंगे। तो गूगल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, ना कि सत्या नडेला। आई होप आप समझ गए होंगे, समझदार समझ गए होंगे। 1998 में गूगल फाउंड हुआ था। कैलिफोर्निया में गूगल का हेडक्वार्टर है। और एनसीईआरटी 1961 में बना, जिसका लोकेशन दिल्ली में है। डायरेक्टर है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। और एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। इसके बाद दुनिया में बात करते हैं, इंडिया में बात करते हैं आईबीसी के बारे में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ये लॉ दोस्तों 2016 में आया था। और इस लॉ के अंदर एक बॉडी भी बनाई गई। इस बॉडी का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये बॉडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लागू करती है और इसके काम को देखती है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड होता क्या है? बेटा, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो ना और 3 महीने तक उसको वापस नहीं करते हो तो बैंक आपको बैंकरप्ट और उससे पहले इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है कि आपके पास पैसा ही नहीं है। और एक बार आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए फिर वो सरफासी एक्ट के अंडर आपकी प्रॉपर्टी को अपने पास जब्त करेगा। फिर वो जब्त करके करता क्या है सर? अब आगे की बात सुनो। जब्त करने के बाद आईबीसी एक लॉ है जो ये बोलता है कि बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। प्रॉपर्टी को बेचना इज कॉल्ड लिक्विडेशन। तो बैंक आपके एसेट्स को लिक्विडेट कर सकता है ताकि बैंक अपने लॉसेस को, अपने लोन को रिकवर कर सके। तो डिफॉल्टर्स के साथ होता है। ठीक है जी। तो मान के चलो कि कोई डिफॉल्टर है राजीव करके, अगर किसी का नाम है किसी लिस्नर का तो प्लीज बुरा मत मानना। तो राजीव ने किसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और वो लोन 3 महीने तक राजीव ने वापस नहीं किया। राजीव ने जिस कंपनी पर लोन लिया था वो कंपनी का नाम था एबीसी। एबीसी के अलावा राजीव के पास 14 और कंपनीज हैं, बट लोन एबीसी कंपनी पर चल रहा था। तो एचडीएफसी बैंक ने एबीसी कंपनी को जब्त कर लिया, बट लोन रिकवर नहीं हुआ। तो क्या एचडीएफसी बैंक राजीव की बाकी कंपनीज को भी जब्त कर सकती है? इंडिया में ये होता तो है, बट इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में लिखा कहीं नहीं था। इसको कहते हैं इसको कहते हैं ग्रुप इंसॉल्वेंसी। ग्रुप इंसॉल्वेंसी का मतलब डिफॉल्टर की मल्टीपल कंपनीज, वो कंपनीज जो जिस कंपनी पर लोन नहीं भी चल रहा है, बैंक उन कंपनीज को भी जब्त कर लेता है ताकि बैंक के लोन को वो रिकवर की मतलब कर सके। ऐसा इंडिया में 2 बार हो चुका है। जैसे वीडियोकॉन के इंसॉल्वेंसी केस में हमने देखा, आम्रपाली ग्रुप के इंसॉल्वेंसी केस में हमने देखा, जहां पे इंडिया की कोर्ट्स ने अलाउ किया बैंक्स को कि आप इन दोनों ही ग्रुप्स की बाकी जो सब कंपनीज हैं उनको भी आप लोग एक्वायर कर ले ताकि आप अपने लोन का जो मतलब टोटल लॉस है उसको रिकवर तो कर पाए। बट जैसे कि मैंने बोला ऑफिशियली किसी लॉ में नहीं लिखा है, तो अब इसको बहुत ही जल्द ऑफिशियली इस लॉ में लिख दिया जाएगा।
इसके बाद बेटा 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। 1971 में हमने अपने पोते को आजाद करवाया था, बांग्लादेश। वैसे ईस्ट पाकिस्तान था इसका नाम। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना ये फोटो ट्वीट करी थी एज इट इज। और विजय दिवस की सेलिब्रेशन करी, मतलब उसको मनाया, और बाकी के इंडिया के जितने भी मिलिट्री वाले हैं उनको, उनका मनोबल बढ़ाया, उनको बहुत ज्यादा इन्होंने उनकी सराहना की। तो अच्छा काम किया। बट ये ना पसंद नहीं आया एक इंसान को, और जिसको ये पसंद नहीं आया वो है बांग्लादेश। जब से शेख हसीना गई है तब से कुछ बांग्लादेश के जो मिजाज है वो बदले बदले से हैं। बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस है। और ये आदमी समझ नहीं रहा, इसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि इंडिया का मैप खरीदे तो सर आप फ्री में आते हैं, तो प्लीज सर आप औकात में रहिए। बट इनको नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं। तो इंडिया ने 1971 में ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑफ कोर्स हमने ही आजाद करवाया है सर आपको। और ये क्या बोलते हैं कि हमारी आजादी में भारत केवल एक एलाय था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फादर तो फादर ही रहते हैं। इसके बाद इंडिया बहुत ही जल्द पहला डायबिटीज बायो बैंक लॉन्च करने वाला है। ये डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में लॉन्च किया गया है, सॉरी करने क्या वाला है, कर दिया गया है। इसमें इंडिया की डायबिटीज पेशेंट्स के डेटा को और उनके सैंपल्स को यहाँ पे सेव करके रखा जाएगा, ताकि इंडिया में डायबिटीज के एरिया में काफी रिसर्च हो सके। डायबिटीज क्यों होती है, उसका क्या पैटर्न है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है इस डिजीज की, ये सारी चीजें इंडिया में, ताकि अच्छे से लोगों को बता सके। इसलिए ये डायबिटीज डेटा सेंटर बायो बैंक काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं चरक प्रोजेक्ट की। चरक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने। चरक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उन सभी लोगों के लिए जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे है, और जो इंडिया की दो विलेजेस में रहते हैं। पहला मध्य प्रदेश की सिंगरौली और दूसरा यूपी की सोनभद्रा। क्योंकि इन दोनों ही विलेज में बहुत ज्यादा कोल माइनिंग होती है, और कोल माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी नहीं होती कि वो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवा लें। और भी बहुत सारी डिजीज, जैसे हेल्थ डिजीज में हार्ट डिजीज भी होती है, वो भी काफी खर्चीला काम है। तो बेटा चरक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सभी लोगों को क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी के लिए पैसा दिया जाएगा। हेल्प करेगी ये कंपनी एनसीएल। तो चरक कौन थे आपको बता दूं, ये वैसे भी फिजिशियन थे, गुप्ता पीरियड में इंडिया में कभी रह चुके हैं चरक। इसके बाद बेटा हम मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में कभी 1904 और 1939 में एक अपराइजिंग हुआ था जिसको नुपीलाल कहते हैं, नुपीलाल अपराइजिंग। क्या था नुपीलाल? एक एरिया मानो मणिपुर में, जहां पर विमेन्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया। 1904 में भी किया, 1939 में भी किया। और क्यों था? जनरली फोर्स लेबर, जस्टिस, फिनेंशियल रीजंस रहे, फेमाइन कंडीशंस के लिए। तो इन्होंने अपराइजिंग किया था विमेन्स ने, और पहली बार मणिपुर की महिलाओं ने एक यूनिटी और लीडरशिप दिखाई था इन दोनों अपराइजिंग्स में। तो उसके लिए मणिपुर मणिपुर की सारी महिलाएं रोड शो निकालती हैं एक। तो एक नुपीलाल एक जो है, जो नुपीलाल नुमिट 2024 एक प्रोग्राम होता है मणिपुर में हमेशा विमेन्स की ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी रिजिलियंस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस बार नुपीलाल नुमिट 2024 में एक मेमोरियल रन भी आप लोग देखने को मिलता है हमें मणिपुर में, एक मेमोरियल रन। और ये सब चीजें मणिपुर में बेटा तब हो रही है जब हमको पता है कि मणिपुर में ऑलरेडी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है ना। तो ये एक अच्छा क्ला मतलब टॉपिक हो सकता है फॉर योर सीयूईटी। इसके बाद आपको बात करते हैं गोवा। बेटा गोवा जो है वो पोर्चुगीज का हेडक्वार्टर्स रह चुका है, और इंडिया 1947 में आजाद हुआ बट गोवा हमको नहीं मिला। 1961 में गोवा ने एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद अपने आप को पोर्चुगीज से आजाद करवाया और हम इंडिया के पार्ट बने। आज गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, मतलब सिक्किम के साथ। और गोवा के इस समय चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। तो इंडिया में ऐसा कभी किसी स्टेट ने इससे पहले अनाउंस नहीं किया, प्रमोद सावंत ने किया। तो प्रमोद सावंत, पहली बात तो गोवा गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं। गोवा गवर्नमेंट में इन टोटल 14 शहीदों के परिवारों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। और प्रमोद सावंत ने बोला है कि इन 14 परिवारों को 10-10 लाख ईच हम एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इन परिवारों ने गोवा को लिबरेट करवाने में मतलब अपना खून दिया, ऑफ कोर्स।
तो 14 लिबरेशन मार्टियर्स की फैमिलीज को इन्होंने मतलब शॉर्टलिस्ट किया है। और इन 14 मार्टियर्स की फैमिली ने गोवा को लिबरेट करवाने में काफी मदद करी थी। इससे पहले, जैसे कि मैंने बोला ना, किसी लिबरेशन वॉरियर को इससे पहले किसी स्टेट ने कैश प्राइज कभी नहीं दिया। तो 450 से भी ज्यादा सालों तक गोवा पोर्चुगीज कॉलोनी रह चुका है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आया, 1505 में गोवा पोर्चुगीज कंपनी ने एक्वायर किया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1510 के आसपास गोवा को हेडक्वार्टर बना दिया गया था पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1505 से लेकर आप 1961 तक के टाइम पीरियड को कैलकुलेट कीजिए, तकरीबन 450 साल आपको देखने को मिलेंगे। तो 450 सालों से भी ज्यादा सालों तक गोवा पोर्चुगीज कॉलोनी रह चुका है। उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी, ये पाकिस्तान के एकमात्र प्लेयर है जो मतलब ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपको ये भी बता दूं, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सारे फॉर्मेट्स में, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, ODI इंटरनेशनल हो, सभी फॉर्मेट्स में 100 विकेट लेने वाले ये सबसे तेज बॉलर बन गए हैं, सबसे यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं। मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने ये फीट अचीव कर ली है। तो ये फीट इन्होंने अपनी T20 इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ये खेल रहे थे तब अचीव करी। इससे पहले सर ODI में 100 विकेट्स, टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट्स का रिकॉर्ड यंगेस्ट एज में बना चुके हैं, और अब इन्होंने ये रिकॉर्ड T20 में भी बना दिया है। और आज का लास्ट करंट लेजेंडरी तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन जी अब नहीं रहे। 73 की एज में ही पास्ड अवे इन सैन फ्रांसिस्को। जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो ये उस्ताद आला रखा के सबसे बड़े बेटे थे, और उस्ताद अल्लाह रखा भी एक लेजेंडरी तबला प्लेयर रह चुके हैं। कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो ये 4 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें से 3 अवार्ड्स तो इन्होंने 66th ग्रैमी अवार्ड 2024 में ही जीते, इन द कैटेगरीज ऑफ ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, कंटेम्प्ररी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एंड इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन। इंडिया में भी कई सारे अवार्ड मिले हैं। 1988 में सर को पद्मश्री मिल गया था, 2002 में पद्म भूषण मिला, 2023 में ही गॉट पद्म विभूषण। हाँ, पद्म विभूषण के बाद फिर नेक्स्ट भारत रत्न ही था, वो नहीं मिला सर को। बट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इनको मिला है, और USA नेशनल हेरिटेज फेलोशिप अवार्ड भी मिला है। तो ऑफ कोर्स ही वाज अ लेजेंडरी तबला प्लेयर जाकिर हुसैन साहब जी। और इसी के साथ आज का ये करंट बुलेटिन होता है मेरे साथ खत्म। 17 दिसंबर तक के करंट आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं। बहुत ही जल्द मैं थर्ड वीक का वीडियो लेकर आऊंगा। फिर अगेन 7 डेज इसमें ऐड कर लीजिए, 24 दिसंबर तक का हम लोग कवर कर लेंगे अच्छे से करंट। जो जो चीजें होती हैं आई आई होप कि मैं वो सब ले आऊं, टाइमली आप लोगों के चैनल पर अपलोड हो जाए। इसी तरह की वीडियोस अगर आप लास्ट टाइम तक देख रहे थे मेरी इस वीडियो को, तो सभी लिसनर्स का बहुत दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सो वेरी थैंक यू। एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब द चैनल, काइंडली गो फॉर इट। बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं, बट हमें खुशी होती है कि हम आपके काम आ पाए। And we'll see you in the next video so soon. Till then, goodbye. Take care. This is Deepak Singhal signing off. Thank you.